दोस्तों, आज की कहानी है ऐसे पति के साथ पत्नी की दुर्गति। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। पारुल और अनुज तो अपने में बिजी हो गए। हंसी मजाक के साथ साथ खाना भी लगता रहा। लंच भी बाहर से ऑर्डर कर लिया गया था और प्रिया ने सास ससुर के लिए खीर और दही वड़े उनकी पसंद को ध्यान में रखकर खुद बनाए थे। शहरी मॉडर्न लड़की से शादी की चाहत रखने वाले शेखर की शादी जब गांव की रहने वाली सुधा से हुई तो वह बात बात पर तलाक की धमकियां देने लगा, मगर वह इस बात से अनजान था कि उसकी ये धमकियां उस पर ही एक दिन भारी पड़ने वाली है। शेखर और सुधा की मैरिज एनिवर्सरी थी और अच्छी बात यह भी हो गई कि शनिवार था तो आराम से सब सेलिब्रेशन के मूड में थे कि यदि पार्टी लेट भी चले तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि संडे रात को देर होने पर महानगरों में ऑफिस जाने वाले लोगों को मंडे ब्लूज सताते हैं। अनंत और प्रिया ने पार्टी का सब इंतजाम कर लिया था। मंजू और सुधीर से भी बात हो गई थी, वे भी सुबह ही आ रहे थे। प्रोग्राम यह था कि पहले पूरा परिवार एक साथ घर पर लंच करेगा, फिर डिनर करने सब बाहर जाएंगे। इस तरह पूरा दिन सब एक साथ बिताने वाले थे। शेखर और सुधा अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए अति उत्साहित थे। अनंत तो अपनी पत्नी प्रिया और एक बेटी पारुल के साथ उनके साथ ही रहता था। बेटी अंजू अंधेरी में अपने पति सुधीर और बेटे अनुज के साथ रहती थी। मुंबई में होने पर भी मिलना जुलना जल्दी नहीं हो पाता था। बहू बेटा बेटी दामाद सब वर्किंग थे, इसलिए जब भी सब एक साथ मिलते शेखर और सुधा बहुत खुश होते थे। सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। सब जब भी मिलते महफिल खूब जमकर एक दूसरे की टांग खिंचाई होती। कोई किसी की बात का बुरा ना मानता। बच्चों के साथ शेखर और सुधा भी खूब हंसते हंसाते 12 बजे अंजू सुधीर और अनुज के साथ आ गई। सबने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया। शेखर और सुधा के एक साथ अंजू सबके लिए कुछ ना कुछ लाई थी। पारुल और अनुज तो अपने में बिजी हो गए। हंसी मजाक के साथ साथ खाना भी लगता रहा। लंच भी बाहर से ऑर्डर कर लिया गया था, पर प्रिया ने सास ससुर के लिए खीर और दही वड़े उनकी पसंद को ध्यान में रखकर खुद बनाए थे, जिन्हें सबने खूब तारीफ करते हुए खाया। खाना खाते हुए सुधीर ने बहुत सम्मानपूर्वक कहा, पापा आप लोगों की मैरिड लाइफ एक उदाहरण है हमारे लिए। कभी आप लोगों को किसी बात पर बहस करते नहीं देखा। इतनी अच्छी बॉन्डिंग है आप दोनों की। मेरे मम्मी पापा तो खूब लड़ लेते थे। आप लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। फिर जानबूझकर अंजू को छेड़ते हुए कहा, इसे भी कुछ सिखा दिया होता, बहुत लड़ती है मुझसे। कई बार तो शुरू में लगता था कि इससे निभेगी भी या नहीं। अंजू ने प्यार से घूरा, बकवास बंद करो, तुमसे कभी नहीं लड़ी मैं। ठाड़े प्रिया ने भी कहा, हाँ जीजू आप ठीक कह रहे हैं। मम्मी पापा की कमाल की बॉन्डिंग है। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, बिना कहे ही एक दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। यहाँ तो अनंत को मेरी कोई बात ही याद नहीं रहती। काश अनंत भी पापा की तरह केयरिंग होता। अनंत से भी रहा नहीं गया। ठाठ मूठ गले से कुछ फंसने की एक्टिव करता हुआ बोला, मेरी प्यारी बहन अंजू, ये हम दोनों भाई बहन क्या सुन रहे हैं? क्यों ना आज मम्मी पापा की बहू और दामाद को इस बॉन्डिंग की सच्चाई बता दें। हम कब तक ये ताने सुनते रहेंगे? कहता कहता अनंत अंजू को देखकर शरारत से हंस दिया। शेखर ने चौंकते हुए कहा, अरे कैसी सच्चाई? क्या तुम बच्चों से अपने पेरेंट्स की तारीफ सहन नहीं हो रही? अनंत हंसा, बोला, मम्मी पापा तैयार हो जाइए। आपकी बहू और आपके दामाद से हम भाई बहन आपकी इस बॉन्डिंग का राज शेयर करने जा रहे हैं। फिर नाटकीय स्वर में अंजू से कहा, चल बहन शुरू हो जा।
अंजू ने जोर से हंसते हुए बताना शुरू किया। जब हम छोटे थे हम रोज देखते कि मम्मी पापा को हर बात में कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन नहीं रह सकता। मेरी अम्मा पिताजी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है कि तुमसे मेरी शादी करवा दी। मेरे जैसे स्मार्ट लड़के के लिए पता नहीं कहां से गंवार लड़की लेकर मेरे साथ बांध दी। यह सुनते ही प्रिया और सुधीर ने चौंकते हुए शेखर और सुधा को देखा। शेखर बहुत शर्मिंदा दिखे और सुधा की आंखों में नमी सी आ गई थी, जिसे देखकर शेखर और शर्मिंदा हुए। अनंत ने कहा, और एक मजेदार बात यह थी कि हमें रोज लगता कि बस शायद कल मम्मी और पापा अलग हो जाएंगे, पर हम अगले दिन देखते ही कौन अपने अपने काम में रोज की तरह व्यस्त है। सारे रिश्तेदारों को पता था कि दादा दादी ने अपनी पसंद की लड़की की पापा की शादी कराई है और पापा को मम्मी पसंद नहीं है। हम किसी से भी मिलते हमसे पूछा जाता कि अब भी तुम्हारे पापा को तुम्हारी मम्मी पसंद नहीं है क्या। हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहें, पर सभी मम्मी की खूब तारीफ करते। सबका कहना था कि मम्मी जैसी लड़की बहुत कम को मिलती है, पर पापा घर से हर बात पर यही कहते कि उनकी लाइफ खराब हो गई है। यह शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई है। उन्हें किसी शहर के मॉडर्न लड़की से शादी करनी थी और उनके पेरेंट्स ने अपने गांव की लड़की से उनकी शादी करवा दी। हालांकि मम्मी बहुत पढ़ी लिखी है, पर प्रोफेसर पापा अलग ही दुनिया में जीते और अंजू मम्मी पापा के तलाक के डर के साए में जीते रहे। कभी अनंत मुझे समझाता, तसल्ली देता कि कुछ नहीं होगा, कभी मैं उसे समझती कि अगले दिन तो सब ठीक हो ही जाता है। भाई, हमारा बचपन और जवानी तो पापा की धमकियों में ही बीत गई। फिर अचानक अनंत जोर से हंसा और कहने लगा, धीरे धीरे हम बड़े हो ही गए और समझ आ गया कि पापा सिर्फ मम्मी को धमकियां देते हैं। हमारी प्यारी माँ को छोड़ना इनके बस की बात नहीं। प्रिया और सुधीर ने शेखर को बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, पापा वेरी बैड। हम आपको क्या समझाते थे और पापा क्या निकले। बेचारे बच्चे अब आपकी धमकियों में जीते रहे और हम आप दोनों की बॉन्डिंग के फैन होते रहे। क्यों पापा ये धमकियां क्यों देते रहे। शेखर ने सुधा की तरफ देखते हुए कहा, वैसे अच्छा ही हुआ कि आज तुम लोगों ने बात छेड़ दी। जिन भी अच्छा है। आज उनके इतना कहते ही अंजू ने कहा, अच्छा दिन अच्छा हो गया और मैरिज एनिवर्सरी का बच्चों को परेशान करके। हाँ बेटा, दिन बहुत अच्छा आज का, जो मुझे इस दिन सुधा मिली। अब सबने उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया। रहने दो पापा, हम आपकी धमकियां नहीं भूलेंगे। सच कहता हूँ मैं गलत था। मैंने सुधा को सच में तलाक की धमकियां दे देकर बहुत परेशान किया। मैं चाहता था कि मैं बहुत मॉडर्न लड़की से शादी करूं। गांव की मुझसे पसंद नहीं थी। हमेशा शहर में रहने के कारण मुझे शहरी लड़कियां ही भाती। जब अम्मा पिताजी ने सुधा की बात की तो मैंने साफ साफ मना कर दिया, पर सुधा के पेरेंट्स की थर्ड हो चुकी थी और भाई ने ही हमेशा सुधा की जिम्मेदारी संभाली थी। अम्मा को सुधा से बहुत लगाव था। मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मंडप से ही भाग जाऊंगा, पर पिताजी के आगे एक न चली और सारा गुस्सा सुधा पर ही उतरता रहा। हमारे साथ भाई बहनों के परिवार को सुधा ने ऐसे अपनाया कि सब मुझे भूलने लगे। हर मुंह पर सुधा का नाम, सुधा के गुण देखकर सब इसकी तारीफ करते न थकते, पर मेरा गुस्सा कम होने का नाम ही न लेता। मगर धीरे धीरे मेरे दिल में इसने ऐसी जगह बना ली कि क्या कहूँ। मैं ही इसका सबसे बड़ा दीवाना बन गया। जब आनंद पैदा हुआ तो सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर मैं नहीं सुधरा। सुधा से कहता कि बस यह थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर 2 साल बाद अंजू हुई तो भी मैं यही कहता रहा कि बस बच्चे बड़े हो जाएं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर 2 साल बाद अंजू हुई तो
भी मैं यही कहता रहा कि बस बच्चे बड़े हो जाएं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अगर तुम चाहो तो गांव में अम्मा के साथ रह सकती हो। फिर बच्चे बड़े हो रहे थे तो मेरी बहनों की शादी का नंबर आता रहा। सुधा अपनी हर जिम्मेदारी दिल से पूरी करती रही और मेरे दिल में जगह बनाती रही। पर मैं इतना बुरा था कि तलाक की धमकियों से बाज न आता। सुधा घर से इतने कामों के साथ अपना पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाती और इसने धीरे धीरे अपनी पीएचडी भी पूरा कर ली। और एक दिन एक कॉलेज में जब इसे जॉब भी मिल गई तो मैं पूरी तरह से अपनी हर गलती के लिए इतना शर्मिंदा था कि इससे माफ़ी भी मांगने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। आज तक मन ही मन इतना शर्मिंदा था कि आज इसलिए इस दिन को अच्छा बता रहा कि आज मैं तुम सब के सामने सुधा से माफ़ी मांगने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। बच्चों, तुमसे भी शर्मिंदा हूँ कि मेरी तलाक की धमकियाँ से तुम्हारा बाल मन आहत होता रहा और मुझे खबर भी नहीं हुई। सुधा, अनंत और अंजू, तुम सब मुझे आज माफ़ कर दो। प्रिया ने सुधा की तरफ देखते हुए कहा। मम्मी, आप भी कुछ कहिए ना। सुधा ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। शुरू में तो एक अटका सा लगा जब पता चला कि मैं इन्हें पसंद नहीं मम्मी पापा थे। नहीं, भाई ने बहुत मन से मेरा विवाह इनके साथ किया था। लगा भाई को बहुत दुख होगा अगर उससे अपना दुख बताऊंगी, तो इसलिए कभी किसी से शेयर ही नहीं किया कि पति तलाक की धमकी दे रहा है। सोचा समय के साथ शायद सब कुछ ठीक हो जाए और ठीक हुआ भी। तुम दोनों के पैदा होने के बाद इनका अलग रूप देखा। तुम दोनों को एक खूब स्नेह देते। कॉलेज से आते ही तुम दोनों के साथ खूब खेलते। मैंने यह भी महसूस किया कि मुझे अपने पेरेंट्स के सामने या उनके आसपास होने पर ये तलाक की धमकियां ज़्यादा देते हैं।